राइट, सो दिस इज फोर्सेस का लेसन नंबर 3। लेसन 3। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे टर्मिनल वेलोसिटी, और हमने ये देख लिया था कि जब एक ऑब्जेक्ट फॉल करना शुरू करता है, हाउ डज इट एंड अप रीचिंग इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। आज ये देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिर रहा है, अ पैराशूटिस्ट दैट इज ऑलरेडी फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा हो कि उसके ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस रिजल्टेंट जीरो दे रही हो, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इमेजिन करें कि ये एक बंदा है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। लेट्स से इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकंड। आई एम गोइंग टू पिक अप आवर पेस नाउ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, इसलिए स्टे विद मी। जब ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, थोड़ी देर बाद भी इसकी वेलोसिटी इतनी ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज होगी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज होगी? वेट फोर्स है, वेलोसिटी कुछ और है, ये इक्वल कैसे हो सकती हैं? हाँ, अब सही बोल रहे थे, बोलो। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है ना, नेट फोर्स जीरो है, इसलिए फिर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, बट व्हाट हैपेंस इफ नेक्स्ट मोमेंट दिस पैराशूटिस्ट ओपन्स अ पैराशूट? मुझे बताएं, इसका जो वेट पहले था, वेट अभी भी उतना ही होना चाहिए ना? लेट्स से 90 न्यूटन इसका वेट है, नहीं 90 10 था पिछली दफा, सॉरी। लेट्स से अब इसका वेट है 10 न्यूटन। बट पैराशूट खोलने से क्या फर्क पड़ा? ओपनिंग पैराशूट, ओपनिंग पैराशूट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, और फिर सरफेस एरिया से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीजेस एयर रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग फोर्स। अब क्या होगा? पैराशूट खोलने से पहले उस बंदे का वेट और उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स, वो दोनों बराबर थी। लेकिन जैसे ही पैराशूट खोला, पैराशूट खोलने से उसका वेट के ऊपर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया 25 न्यूटन, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं वेयर विल द नेट फोर्स बी? नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? हाँ, 15 न्यूटन, लेकिन अपवर्ड्स होनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड, बट नाउ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। जब भी फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को डीसेलरेट करना है। क्यों? बिकॉज the acceleration is in the upwards direction. Acceleration is in the upwards direction, which is opposite to velocity. Velocity नीचे की तरफ थी, अब acceleration upwards direction में होगी। क्यों? Acceleration हमेशा नेट फोर्स पे डिपेंडेंट है। तो बताएं जी, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स क्यों होगी? यार अभी बोला मैंने, लिखा हुआ भी है। नेट फोर्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। पेपर का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछते हैं कि बताएं एक्सेलरेशन अपवर्ड्स क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि नेट फोर्स, एक्सेलरेशन इज नॉट कॉज्ड बाय वन फोर्स, इट इज कॉज्ड बाय नेट फोर्सेस। हो सकता है इसके ऊपर 6 फोर्सेस और एक्ट कर रही हो, लेकिन उन सबका जो रिजल्टेंट है वो जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, उस तरफ आपकी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स होनी चाहिए। इधर ओके। अब इससे क्या होगा? दिस causes
वेलोसिटी टू जी डिक्रीज या इंक्रीज, दिस कॉजेज द वेलोसिटी टू डिक्रीज। और वेट अ मिनट, मुझे तो याद आ रहा है जब वेलोसिटी कम होती है तो फिर ड्रैग फोर्स कम होने लग जाती है ना? आपको याद पड़ता है पिछले लेसन में हम ये बात कर चुके हैं कि एयर रेजिस्टेंस कंट्रोल करती है, डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। यहाँ देखेंगे ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बट अब जो केस है उसमें वेलोसिटी डिक्रीजेस, सो नाउ एफ डी ड्रैग फोर्स डिक्रीजेस। अब क्या होगा? जब ड्रैग फोर्स डिक्रीज होगी, कम होते होते एक वक्त आएगा ना कि वो फिर से वेट के बराबर हो जाएगी, है ना? ले जी, ड्रैग फोर्स डिक्रीजेस अंटिल वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। जब वेट और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट रीचेस कांस्टेंट क्या? ऑब्जेक्ट रीचेस अ मच लोअर टर्मिनल वेलोसिटी या स्पीड। पिछले केस में जो हमने पिछली क्लास में देखा था उसमें ये हुआ था कि जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा था उसकी वेलोसिटी बढ़ती थी और उसकी ड्रैग फोर्स इंक्रीज होते होते वेट के बराबर होती थी। इस केस में क्या है? वो पहले से गिर रहा है, इस केस में ड्रैग फोर्स ज्यादा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वेट के बराबर होगी, बिकॉज स्पीड स्लो डाउन हो रही है। नाउ लेट्स प्रिडिक्ट इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा लगेगा। स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट शुड इट लुक लाइक? हाँ जी साइंसदान। पहले कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट, फिर नॉन यूनिफॉर्म शेप बताओ ना कैसी बनेगी। ले जी, दिस इज वेयर इनिशियली वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रहा था। इनिशियली टर्मिनल वेलोसिटी, पैराशूट अभी नहीं खोल गया। दिस इज वेयर पैराशूट ओपन्स, दिस इज वेयर स्पीड slows down. This is the point where drag force becomes equal to weight again. This is the lower value of terminal velocity it obtains. Lower value of terminal velocity obtained. एक नंबर के लिए पूछते हैं, बताएं वो कौन सा पॉइंट है जहां पर पैराशूट खोला गया है। इस ग्राफ के ऊपर मैंने आइडेंटिफाई करके दिखाया है कहां पर पैराशूट खोला गया है। पैराशूट खोलने से पहले इट वाज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। दिस इज दैट पॉइंट वेयर द पैराशूट गॉट ओपन्ड। ये टाइम की वैल्यू, टाइम एट विच पैराशूट वाज ओपन्ड। आपसे कहते हैं पैराशूट खुलने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, कैसे निकलेगा? कहां से कहां तक, किसको मेजर करेंगे? ग्राफ से कैसे निकलेगा? आपसे कहते हैं बताएं बिफोर द पैराशूट इज ओपन्ड हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलता है? सिंपली बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। आप आइडेंटिफाई करें यहां वो पैराशूट खोला गया है तो उससे पीछे पीछे का जो सारा डिस्टेंस है एक्स एक्सिस तक, वो आप मेजर कर लें। कैसे होगा? ये रेक्टेंगल है ना, ये वाली लेंथ को इस वाली लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये वो वाला टाइम है जहां पैराशूटिस्ट ने दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन कर ली। अब आप मुझे बताएं कि जब दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन होती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये कैसे निकाला जाएगा? दोबारा एरिया अंडर द ग्राफ से। दिस इज वेयर द टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड अगेन।
तो इसके आगे ये वो एरिया है जो उसने ट्रैवल किया while it achieved terminal velocity all over again. आई होप आप लोग मेरे साथ हैं. टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट इट. कौन सी बात आपको नहीं पता चली, मैं रिपीट करता हूं. एवरीथिंग ओके? इवन पीपल whom I can't see, everything okay? सही है जी, पेपर में आएगा. चलो, अगली बात हम करते हैं. कार ड्राइवर सीज एन एक्सीडेंट. जब एक गाड़ी का ड्राइवर आगे एक्सीडेंट देखता है तो क्या होता है? इमेजिन करें, ये एक कार है, गाड़ी है, इसमें ये एक बंदा बैठा हुआ है, आगे यहाँ पर एक एक्सीडेंट है. गाड़ी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, लेट्स से 50 मीटर्स पर सेकेंड. अभी इसने आगे एक्सीडेंट को नहीं देखा. जब नहीं देखा तो गाड़ी तो चलती रहेगी इसी स्पीड से, है ना. लेकिन जब ये गाड़ी को देख लेता है तब भी इंस्टेंटेनियसली ब्रेक नहीं लगा पाता. ह्यूमन रिफ्लेक्सेस दे टेक अप सम टाइम. जितनी देर में उसने देखा आगे एक्सीडेंट है, उसकी आंखों ने थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लिया, उसके दिमाग तक एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, उसके दिमाग ने उस सिग्नल को प्रोसेस किया, फिर उसके दिमाग ने आगे उसके पांव तक एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा कि ब्रेक लगा दो. ठीक है. अब इस सारे प्रोसेस में एक्सीडेंट देख लिया उसने और ब्रेक लगा दी उसने, उसके बीच में देयर इज सम टाइम दैट हैज ट्रेवल्ड, दैट हैज पास्ड. ड्यूरिंग दैट टाइम क्या गाड़ी रुकेगी? उस वक्त तो गाड़ी विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम स्पीड, राइट. तो इसमें चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपके लिए डिस्क्राइब कर रहा हूं. एक है थिंकिंग डिस्टेंस, दूसरा है थिंकिंग टाइम, तीसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, चौथा है ब्रेकिंग टाइम. नाउ all of these can be expected for 1 mark each in your exam. Take a few minutes, try and write down their definitions. ये आप सबको पता है. Try and write down the definitions. मैं भी यहां पर लिखता हूं, अगर आपको पता है तो आप खुद लिखें. ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस एक ही बात होती है, बट स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होगा उसमें टोटल ऐड कर देंगे. जब उसने देख लिया, उसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, फिर ब्रेकिंग के दौरान भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होगा, उस दोनों को ऐड करेंगे बस. अभी देखते हैं.
ले जी, आई नीड योर अटेंशन, लेट्स सी। ये चार टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस ग्राफ का सहारा लेते हैं। एक कार ड्राइवर ने टी इक्वल टू 0 के ऊपर आगे एक एक्सीडेंट देख लिया। जब एक्सीडेंट देख लिया तो वो फौरन ब्रेक नहीं लगा सकता। देयर नीड्स टू बी अ प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरिंग विच द कार कंटिन्यूज टू मूव एट द सेम स्पीड। दिस इज दैट पॉइंट वेयर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। मुझे बताएं, यहां से आगे किस टाइप का मोशन है? T1 से आगे किस टाइप का मोशन है? कांस्टेंट डिसेलरेशन। हाउ डू आई नो ये डिसेलरेशन है? बिकॉज वेलोसिटी की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ऐसे ही है। ओके, फिर इवेंचुअली एक टाइम आता है T2 जिस पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। दैट्स ग्रेट। यहां पर दो एरियाज हैं, एक एरिया ए है और एक एरिया बी है। एरिया ए इंडिकेट करता है थिंकिंग डिस्टेंस को। क्यों जी थिंकिंग डिस्टेंस क्यों? क्योंकि थिंकिंग वो वाली टाइम ड्यूरेशन है जिसमें गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती चली जा रही है। तो ये वो वाला एरिया है, रीजन है, जहां वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बी वाला जो एरिया है, दिस इज गोइंग टू इंडिकेट व्हाट? ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्योंकि टाइम T1 के ऊपर ब्रेक सप्लाई की जा चुकी हैं। गाड़ी को जब ब्रेक लगाते हैं वो एकदम से नहीं रुकती, इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल अ डिस्टेंस जिसमें उसकी स्पीड स्लो होती रहती है। सो दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। T इक्वल टू 0 से लेके T1 तक ये जो टाइम इंटरवल है, दिस शुड बी इक्वल टू थिंकिंग टाइम। थिंकिंग टाइम। और T1 से लेके T2 तक ये जो टाइम इंटरवल है, दिस इज इक्वल टू ब्रेकिंग टाइम। ब्रेकिंग टाइम मतलब वो टाइम जिस दौरान ब्रेक सप्लाई कर दी गई है। अगर आपसे पूछें कि बताएं कितना टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, तो उसमें ये थिंकिंग डिस्टेंस भी होना चाहिए शामिल और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी शामिल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिखता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या ये ए प्लस बी समझ आता है? ए वो वाला एरिया है जो रेक्टेंगल का है और बी वो वाला एरिया है जो ट्राइंगल का। जल्दी से बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंकिंग टाइम एंड थिंकिंग डिस्टेंस। जी, थिंकिंग टाइम को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? एज, मेंटल अलर्टनेस, नाश्ता किया है नहीं किया, नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, कहीं पार्टी करके तो नहीं आ रहा। थिंकिंग डिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंडेंट है? पहली बात, थिंकिंग टाइम पे डिपेंडेंट है। दूसरा, स्पीड ऑफ द कार। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो उसको जाहिर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सिंपल। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये किस पे डिपेंडेंट है जी? ब्रेकिंग डिस्टेंस, रोड कंडीशंस, ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग फोर्स, टायर कंडीशंस। ब्रेकिंग टाइम किस चीज पे डिपेंडेंट होगा? ब्रेकिंग फोर्स एंड टायर्स एंड रोड कंडीशंस। ऑल्सो स्पीड ऑफ द कार। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो उसको ज्यादा देर तक ब्रेक लगानी पड़ेगी हमें गाड़ी को रोकने के लिए। इसमें से यूजुअली क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं बताएं डीसेलरेशन कितनी है, तो वो कैसे निकलेगी? जी, कैसे निकलेगी डीसेलरेशन? नहीं, डीसेलरेशन निकालनी है, एरिया नहीं निकाल। दैट्स ग्रेट। इस
यहाँ से कांस्टेंट डिसेलरेशन के लिए आप अगर ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपसे स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग थिंकिंग डिस्टेंस, थिंकिंग टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग टाइम, ये सब कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। इज दैट ओके? यस मैम। हाँ जी बिल्कुल आएगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस में थिंकिंग टाइम, फिर से बोलो। ब्रेकिंग डिस्टेंस में, ब्रेकिंग डिस्टेंस तो वो है जिसमें हमने ब्रेक लगा दी है, अब तो इंसान सोच नहीं रहा, उसमें ब्रेकिंग टाइम आना चाहिए, थिंकिंग टाइम नहीं आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, ब्रेकिंग टाइम वो टाइम है जिसमें ब्रेक अप्लाई हो चुकी है, यहां से लेके यहां तक ये ब्रेकिंग टाइम है जिसमें ब्रेक अप्लाई हो चुकी है। ये थिंकिंग टाइम, इसमें वो सोच रहा है। हाँ ना, जब वो सोच, जब तक सोचेगा नहीं, जितनी देर लगा के सोचेगा तो थिंकिंग टाइम ज्यादा होगा, उससे थिंकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। नहीं, हाँ तो ब्रेक जब लग जाएगी उसके बाद ब्रेकिंग टाइम शुरू होगा ना। जब थिंकिंग डिस्टेंस, यानी उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, उससे पहले पहले थिंकिंग डिस्टेंस, थिंकिंग टाइम, उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग टाइम है, क्योंकि वंस द ब्रेक हैज बीन अप्लाइड उसको थिंक करने की जरूरत नहीं है। नो, उसने एक्सीडेंट देखा, अभी उसने सोचा, सारा कुछ प्रोसेस किया, अभी तक ब्रेक नहीं लगी, अब जो टाइम गुजर रहा है वो थिंकिंग टाइम है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो थिंकिंग डिस्टेंस है। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई कर दी तो थिंकिंग खत्म हो गई ना, ब्रेकिंग अप्लाई कर दी तो थिंकिंग खत्म हो गई, अब तो नहीं सोच रहा, अब तो ब्रेक लग चुकी है। अब से आगे जो टाइम गुजरेगा वो ब्रेकिंग टाइम, और उसमें जो टाइम, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ठीक है, वंस थिंकिंग हैज बीन डन एंड द ब्रेकिंग हैज बीन अप्लाइड, brakes have been applied, the thinking khatam, अब braking will act. Stopping distance will be dependent on thinking distance and braking distance. ठीक है, जितना ज्यादा स्टॉपिंग टाइम, थिंकिंग टाइम होगा उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस भी होगा। अगली एक बात हमने करनी है जी जल्दी से, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, हाउ डू वी डिफाइन सर्कुलर मोशन? ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कर्व्ड पाथ। आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस चीज को डिफाइन करना है आप वही लफ्ज उसकी डेफिनेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कर्व्ड पाथ doesn't need to be a complete circle, doesn't need to be a complete circle। अगर कोई ऐसे राइट की तरफ टर्न भी ले रहा है तो वो कंप्लीट सर्कल नहीं है, बट स्टिल इट विल बी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है जी, किसी को पता है? जी हसन? नहीं, वेलोसिटी जीरो होगी तो मूव कैसे करेगा? यार मैंने कहा था जो भी फिजिक्स आती सारा कुछ बोलना जरूरी नहीं है। स्ट्रिंग वर्ड्स टुगेदर, सेंटेंस बनाओ ना। नहीं होगी। हाँ तो वेलोसिटी कर्व्ड पाथ है ना, मैंने कहा जरूरी नहीं पूरा सर्कल हो। नहीं, अगर वो सिर्फ ऐसे वन क्वार्टर टर्न कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी जीरो होगी, और जीरो होगी, बस फिर दैट्स द होल पॉइंट। हाँ जी, necessary condition for an object to be in a circular motion. Give me ideas quickly. ये बात थोड़ी सी ठीक है, शाबाश है। नेसेसरी कंडीशन, जब एक, हम कैसे साबित करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है? मैं कैसे साबित करूं कि आप इंसान हैं? देयर नीड टू बी सम कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कोई प्रूफ होना चाहिए ना जिससे साबित हो कि आप इंसान हैं। यस, नहीं, गलत।
नहीं नहीं। एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं घंटे तक, 6:15 तक आऊँ। आप पहुंचे, आई विल मीट यू देयर। ओ अच्छा, आप पहुंचे, आई विल मीट यू देयर। ओके। जी, इस बात को याद रखना है आपने। अगर याद ना रहे तो कहीं टैटू बनवा लें, जरूरी बात है। वेलोसिटी एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, नहीं ऐसा नहीं है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दिया जाए प्लीज। ले आपके लिए साबित करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये वेलोसिटी है, इधर सब लिखना छोड़ो, इधर बात समझो। इफ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस? हाँ, what type of motion is this? It's called linear motion. Yeah, right now the object must be accelerating, है ना? एक्सेलरेशन हो रही है यहां पर। मैं आपसे पूछूं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, आप कहेंगे एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, लो भी आसान सा सवाल है। व्हाट इफ द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन? जब भी फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट हो, ये नेट फोर्स की बात हो रही है, किसी एक फोर्स की बात नहीं। जब भी नेट फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट हो, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। तो ये मोशन डीसेलरेशन कहलाता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? लो भाई, तीसरी बात जो अब मैं करने वाला हूं वो ये है कि अगर वेलोसिटी इस तरफ हो और फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो, दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी सर्कुलर मोशन। इंतहाई अहम बात है। आगे खुदा ना खास्ता फिजिक्स रखी तो एएस में भी ये करना पड़ेगा, फिर ए2 में तो एक पूरा ही भयानक सा चैप्टर है सर्कुलर मोशन पे। ओके। और अगर ऐसी अक्सर लोगों को शौक होता है मैं फर्दर मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, एएस में जाऊंगा, अभी मैंने एड मैथ रखा है, मैं एएस में जाके फर्दर, उसमें भाई एक अलग ही ऐसे बड़ा सा भयानक सा चैप्टर है। तो अभी थोड़े से बेसिक्स अगर अच्छे होंगे तो बाद में जाके शायद आसानी हो जाए। जब वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी और नेट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिसेलरेशन। वेलोसिटी और नेट फोर्स परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर मोशन। प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट ऊपर कर्व करेगा या नीचे? ये ऑब्जेक्ट ऊपर कर्व करेगा, होने किधर जाएगा? जिधर फोर्स है ना, ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स तो नीचे है। So this object will try and curve in the downwards direction. Doesn't make sense? I'm waiting for your response. Doesn't make sense? अच्छा मुनिम्बा, अब बताओ, what if the net force is in this direction now? Where will the object go now? हाँ, ऑलरेडी राइट की तरफ तो वेलोसिटी है, दिस फोर्स इज ट्राइंग टू पुल इट इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। आई होप यू गेट दैट। इज दैट ओके? ओके सारे? हाँ जी, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं ये नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, आप बता सकेंगे पेपर में? बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें जरा, ये हमारे पास ऐसे एक बाइक वाला है। यार इतनी बुरी बाइक है। ये ना ऐसे कर्व करना चाहता है, ऐसे करके। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि फोर्स किस तरफ लगनी चाहिए, लेफ्ट या राइट? जिस तरफ उसने टर्न होना है जाहिर है फोर्स को उसी तरफ लगना चाहिए। इज दैट ओके? ठीक है, अगर इसको ऐसे राइट की तरफ टर्न होना था तो फोर्स को फिर किस तरफ लगना था? राइट की तरफ लगना था। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखता हूं अबाउट सर्कुलर मोशन। फोर्स
that causes circular motion, it is called, किसी को पता है? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, शाबाश, वो मैंने लिख दिया था। इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लिख रहा हूं, पता नहीं मेरे टीचर ने बताई थी या नहीं, मुझे नहीं याद थी एज अ स्टूडेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज centripetal force is a net force। नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, कि कोई एक फोर्स नहीं होती है, एक से ज्यादा फोर्सेस होती हैं, वो सब एड अप होके सेंटर की तरफ पॉइंट करती हैं, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इमेजिन करें, ये आपके पास एक पत्थर है और इस पत्थर को हमने ऐसे सर्कल में घुमाना है। थोड़ी देर बाद ये पत्थर इधर पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद ये पत्थर इधर पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद इधर होता है। ये उसकी डिफरेंट पोजीशंस मैंने शो की हैं। velocity is always tangent to the circle। क्या आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बताएं। ओके, टेंजेंट, इमेजिन करें ये एक सर्कल है। टेंजेंट बेटा एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल के किसी एक पॉइंट में से पास करे, बस। आगे मैं इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दूं आगे या पीछे, वो दोबारा कभी सर्कल की बाउंड्री को टच ना करे। मुझे बताएं क्या ये टेंजेंट है? अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये सर्कल की बाउंड्री को फिर से कट करेगा। दिस इज नॉट टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट। इज दैट ओके? देखेंगे यहां से। व्हेन आई से वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो इसका मतलब है कि इमेजिन करें ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंट की तरफ पॉइंट करेगी। आप देख सकते हैं जो एरोज मैंने बनाने की कोशिश की है, ये एरोज सर्कल की सिर्फ किसी एक पॉइंट को कट करेंगे बस, और किसी पॉइंट को कट नहीं कर। इधर ओके, ये याद रखना है, ये पॉइंट इट्स इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ऑल्सो यहां पर बना के दिखाता हूं आपको, ये इसकी वेलोसिटी है। और मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हसन साहब जरा बताएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ पॉइंट करेगी? मुझे बताएं, क्या ये ठीक है? आप बताएं, सही। जो ब्लू एरो बनाया है क्या ये ठीक है? इज इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल? यस। So all these blue arrows are indicating centripetal force, and वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक दूसरे के टेंजेंट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऑल दीज फोर्सेस आर इंडिकेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। लें जी, अगला पॉइंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। लें जी, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो जल्दी से लिखें, तो उसके बाद कुछ एक दो बातें आपको और बतानी है।
ओके, ये जो मैंने यहाँ एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाया है, जरा मुझे बताएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ एक्ट करती है? टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. गौर से मेरा सवाल सुनिएगा. What happens to the speed when an object goes in a circle? जी, what happens to speed when an object goes in a circle? Speed stays constant. क्या मतलब है इस बात का सर? अगर यहां इसकी वेलोसिटी की वैल्यू थी 3 मीटर्स पर सेकेंड, यहां पर भी 3 मीटर्स पर सेकेंड होगी, यहां पर भी 3 मीटर्स पर सेकेंड होगी, यहां पर भी 3 मीटर्स पर सेकेंड होगी. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल स्टे द सेम एवरीवेयर. The magnitude of velocity is called speed. So, magnitude of velocity does not change. Magnitude of velocity is constant. Velocity का फिर क्या चीज चेंज हो रही है? Velocity की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है. मुझे बताएं, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं? थिंक अबाउट इट. क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं? पेपर का क्वेश्चन है. हो रही है. कैसे? वहां देखें. एट दिस पॉइंट द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड लेफ्ट. यहां आके द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड राइट. यहां आके फोर्स एक्ट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट. यहां पर क्या मैं मार्क कर रहा हूं, क्या आप देखिए, द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड साउथ ईस्ट. तो फोर्स की डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही है या नहीं? हो रही है ना? तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कीप्स चेंजिंग. यस मैम. नहीं. वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी तेजी से चेंज होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्स. अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात मैं आपके लिए बताता हूं. जरूरी नहीं है, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला हमें चाहिए नहीं, लेकिन ऐसी आपकी मालूमात के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² / r. दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ऐसे ही बता रहा हूं. सेंट्रीपिटल फोर्स इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितनी स्पीड से घुमाना चाहते हैं. यानी स्पीड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगी, फोर्स स्पीड पे डिपेंड करेगी. उल्टा है. You change your speed, that changes the centripetal force, that changes if it is moving in a circle or not. So आप क्या करते हैं? Speed will control centripetal force. Okay? If I want something to move at high speeds, ठीक है, स्पीड ज्यादा करनी है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी. ओके okay. मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला था. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस, दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स. आप बता सकते हैं वहां सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स की वजह से क्रिएट होती है? ऊंचा बोलो. न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. देयर इज दिस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. चैप्टर नंबर 17 में जाके आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कॉजेज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग तरह की फोर्स नहीं होती है. इट्स अ रोल, इट्स अ कैरेक्टर दैट इज प्लेड बाय डिफरेंट फोर्सेस. इस केस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है.
अब इधर ना लोग सवाल पूछते हैं, सर फिर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं आ जाता? दैट्स बिकॉज वी डोंट नो हाउ, बट इलेक्ट्रॉन के पास शुरू से एक वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी ना होती तो फिर हाँ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ आ जाता। Constantly, this electrostatic force is trying to pull the electron towards itself. But किसी ने तो इस इलेक्ट्रॉन को शुरू में कभी वेलोसिटी दे दी थी, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे की तरफ फॉल नहीं करता। अगर कर जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी वायलेटेड। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू, द रियलिटी विल नॉट बी रियल। अच्छा, ज्यादा होता है। सैटेलाइट मोशन, सैटेलाइट मोशन या मून कह लेते हैं, चले, मून इज ऑल्सो अ सैटेलाइट। सैटेलाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी और ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर दे। हाँ जी, ऑर्बिट। मैंने उर्दू में बोल दिया, माजरत। रिचर्ड डॉकिंस, अंग्रेज आदमी। ले जी, ये एक, ये मून है और ये अर्थ है। मून को भी किसी ने शुरू में एक वेलोसिटी दे दी थी, कहां से आई थी पता नहीं, लेकिन अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से मून को अपनी तरफ खींच रही है, बट द मून इज नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। it is trying to, but it has a velocity tangent to the circle that keeps it moving in the circular path. अगर velocity खत्म हो जाए, it will fall towards the ground, towards the earth. अगर gravitational force खत्म हो जाए, तो moon will continue moving tangent to the circle. In this case, gravitational force causes centripetal force. क्या आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं? एनीवन? कार गोइंग ऑन अ राउंड अबाउट, राउंड अबाउट गोल चक्कर, ले जी, गोल चक्कर। और ये वो गाड़ी है जी। यहां पर कौन सी रस्सी है, या कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स है, या कौन सी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स, रोड कॉजेज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सब पेपर में पूछे गए हैं ये बातें, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। हुक्म। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लेसमेंट कांस्टेंट होती है। डिपेंड करता है स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन क्या है। पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से क्या ताल्लुक है? दो अलग चीजें, सर दो अलग चीजें, दो अलग क्या था ताल्लुक, बताओ। गिव मी वन साइंटिफिक और मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दिस। ये सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए ना हमें एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट पहले बताना पड़ता है, बताना पड़ता है ना। अगर यहां से लेके यहां तक ये मोशन है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ना। डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, है ना, वेलोसिटी से आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी देर में ट्रैवल की, उसके लिए टाइम भी चाहिए होगा। ये सब अलग अलग चीजें हैं, इनका ऐसे कुचलना क्यों है? इट डजंट साउंड स्मार्ट, डोंट वरी। ठीक है, उन्हें कहना मैं भी आ रहा हूँ। ले जी, एक बात आज के लिए, आखिरी बात जो हम करने लगे हैं वो है रोप एंड स्टोन। अगर एक पत्थर को रस्सी से बांधें और गोल गोल घुमाएं, तो इन दैट केस कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी? हाँ जी, ऊंचा बोले। बिल्कुल ठीक है। देयर इज, रस्सी के अंदर अ फोर्स कॉल्ड टेंशन। टेंशन कॉजेज
सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में बात करेंगे मोमेंट की। मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट। इस हफ्ते आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, इस हफ्ते आपका टेस्ट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आपसे अगली क्लास में मुलाकात हो।